आते हैं थोड़ा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आज की सबसे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सूत्रों के मुताबिक अगर माना जाए तो कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर चुनाव या 2 सीटें इन्हें अखिलेश यादव देने वाले हैं, या कांग्रेस 2 सीटों पर मान जाती, कैसे क्या होगा इस पे आगे बात करेंगे। फिलहाल में 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है, ऐसा एक सूत्र के मुताबिक माना जा रहा है। आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अयोध्या के मिल्कीपुर में 9 सीटों के साथ नहीं होगा चुनाव। अभी कल ही तो एक समाचार आया था, गोरखनाथ बाबा वहां पर गए, उन्होंने कहा कि जो याचिका जिस याचिका की वजह से यहाँ का चुनाव टल चुका है फिलहाल में, उसको याचिका को वापस ले लेंगे ताकि चुनाव साथ में हो जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। बाबा गोरखनाथ ने कहा कि सपा के वकील ने पेच फंसाया। भैया, सपा के वकील ने पेच फंसा दिया और 15 दिन के बाद होगी सुनवाई, यानी कि 15 दिन के बाद सुनवाई होगी। तो आप सोचिए 13 नवंबर को चुनाव होगा। तो हमारे पास आज कितनी डेट है? आज है 17 तारीख, यानी 17 3 30 हो गया। हो सकता है, तब भी हो सकता है, लेकिन तब टाइम कम बचेगा दोनों पक्षों के पास, तो हो सकता है कुछ बढ़ जाए, इतना आसान नहीं है। लखनऊ हाई कोर्ट ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी याचिका 2 नवंबर के बाद सुनवाई करने का फैसला किया। इसके बाद यह तय होगा कि मिल्कीपुर में 13 नवंबर को चुनाव होंगे या नहीं, यानी कि 2 नवंबर के बाद इस पर सुनवाई होगी, तब फैसला आएगा कि भैया होगा कि नहीं होगा, ये हम बाद में बताएंगे। गुरुवार को सुनवाई के दौरान भाजपा नेता गोरखनाथ बाबा के वकील संदीप यादव ने कोर्ट में याचिका वापस लेने की अपील की। इसका सांसद अवधेश प्रसाद के वकील ने विरोध किया। उन्होंने सभी 6 उम्मीदवारों को नोटिस भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई सभी पक्षों के सुनने के बाद ही होनी चाहिए। भैया, जाहिर की बात है, जब याचिका डाली गई तो सुनवाई भी होनी चाहिए, तो इस पे मामला तो फंस गया। अब जाहिर की बात है, यहाँ पेच तोड़ लगा दिया। पर बाबा गोरखनाथ ने दैनिक भास्कर को बताया 2022 में निर्दलीय प्रत्याशी शिवमूर्त ने भी याचिका दायर की, उन्हें भी याचिका वापस लेने के लिए हाई कोर्ट लाए हैं। बाबा गोरखनाथ ने आरोप लगाया सपा नहीं चाहती कि मिल्कीपुर में उपचुनाव हो, इसीलिए याचिका वापस करने का विरोध किया जा रहा है। ये बाबा गोरखनाथ कह रहे हैं। असली क्या है, असल में क्या है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है तो चुनाव आयोग आजकल किसके जरिए और कहां पर कैसे काम कर रहा है आप समझ सकते हैं। दरअसल 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट छोड़कर यूपी के सभी 9 सीटों पर उपचुनाव घोषित किए। 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे यहाँ पर। इसके बाद 15 अक्टूबर को देर शाम बाबा गोरखनाथ ने वकील से मिलकर याचिका वापस लेने की बात कही थी। ठीक है, अब यहाँ पर मामला ये फंस गया, जब तक कोर्ट की सुनवाई नहीं होगी तब तक यहाँ पर चुनाव नहीं होगा। अगर और जब चुनाव यहाँ मिल्कीपुर में चुनाव टला था तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। मतलब इन्होंने एक तंज कसा था बीजेपी के ऊपर, बाबा जी के ऊपर। लोकसभा चुनाव में सपा नेता अयोध्या भाजपा को करारी मात दी थी। अवधेश प्रसाद 54,000 वोटों से भाजपा उम्मीदवार को हराया था, लल्लू प्रसाद। ये तो ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चुनाव की टाइमलाइन, अधिसूचना 18 अक्टूबर, नॉमिनेशन डेट यानी कि जिस तारीख को आप नॉमिनेशन करेंगे वो डेट होगी 18 से 25 अक्टूबर तक आपको नॉमिनेशन कर देना है, और 30 अक्टूबर को आप नाम वापस ले सकते हैं। वोटिंग डेट इसकी होगी 13 नवंबर, और फाइनल रिजल्ट जो आएगा उपचुनाव का वो आएगा 23 नवंबर, यानी कि झारखंड महाराष्ट्र के चुनाव के साथ में आएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर का रिजल्ट। मिल्कीपुर में 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद को 1,03,000 वोट मिले थे। उन्होंने भाजपा के गोरखनाथ बाबा को 13,000 वोटों से हराया था। बाबा गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। इससे पहले 2017 के चुनाव में बाबा गोरखनाथ मिल्कीपुर से विधायक बने थे। अब देख लेते हैं यहाँ की जो जातीय समीकरण है। मिल्कीपुर सीट 34% ओबीसी, 36% जनरल कास्ट के वोटर तय करते हैं कि विधायक कौन होगा। जनरल यहाँ पर हैं 36% और मुस्लिम यहाँ पर हैं 9.48%, यानी कि लगभग 9.5%, और ओबीसी यहाँ पर हैं 34% और एसएससी यहाँ पर है 20%। अन्य मिलाकर मतलब 0.32, यानी कि एक भी पॉइंट नहीं है, 3.3 पॉइंट है। तो आगे बढ़ते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट चुनाव में 3 बार में 2 बार सपा जीती, यानी कि 3 बार में 2 बार सपा जीती है।
सन 2022 में अवधेश प्रसाद यहाँ से 13,000 वोटों से जीते थे और दूसरी साइड में बीजेपी से थे बाबा गोरखनाथ। आगे चलते हैं, सन 2017 में बाबा गोरखनाथ यहाँ से 28,000 वोटों से जीते थे। बड़ी बात है ये भाई, 13,000 और 28,000 वोटों में बड़ी बात होती है, तो यहाँ से जीते थे। लेकिन सन 2012 में देखते हैं तो यहाँ पर 34,000 वोटों से अवधेश प्रसाद जीते थे। सन 2012 में 34,000 वोटों से जीते थे। हालांकि उस टाइम की लड़ाई बीजेपी से नहीं बसपा से थी, पर 2 बार यहाँ पर अवधेश प्रसाद जीत चुके। इसके बाद वो सांसद बन जाते हैं। मिल्कीपुर की पिछड़ी जातियां निर्णायक अजीत प्रसाद के लिए अवधेश बना रहे रणनीति। अजीत प्रसाद के लिए यूपी के उपचुनाव में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट हॉट मानी जा रही है, यानी पिछड़ी जातियां निर्णायक हैं। ऐसे में सपा फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर दांव खेला है। सपा ने यहाँ से अजीत प्रसाद यानी कि सांसद के बेटे अजीत प्रसाद को यहाँ पर उतारा है, ताकि ओबीसी का भी और जो नीचे वाले दलित हैं, अन्य एसएससी जो हैं, उनके भी वोट हमारे तरफ में आ जाए। अजीत की सीधी टक्कर भाजपा से है। भाजपा ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। कई दावेदार लाइन में हैं। सीएम योगी अयोध्या के 4 दौरे करके चुनाव का माहौल बना चुके हैं। यही वजह है उम्मीदवार की घोषणा को लेकर जल्दबाजी नहीं है। सन 2012 और सन 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से अवधेश प्रसाद 2 बार विधायक बन चुके हैं। सन 2024 में सांसद निर्वाचित होने के बाद उनकी ये सीट खाली हो गई। यहाँ से अब उनके बेटे अजीत प्रसाद को सपा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाया जा रहा है। और अजीत प्रसाद की बात करें तो इन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी ये एक बार हार चुके हैं। अजीत राजनीति पारी शुरू करने से पहले जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन हार गए थे। इसके बाद अजीत के लिए यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। वैसे उपचुनाव में अजीत सिर्फ नाम के लिए मैदान में रहेंगे। चुनाव उनके पिता अवधेश प्रसाद लड़ रहे हैं, या उनके लिए भी राजनीतिक कौशल की परीक्षा होगी। जाहिर की बात है भैया, अयोध्या से आप सांसद बन गए, अब एक सीट आप विधानसभा वाली अगर नहीं जीत सकते तो फिर दिक्कत तो है। अब देखते हैं इस सीट पर आगे क्या होता है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को यहाँ के फैसले आएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों में 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया। 13 नवंबर की वोटिंग होगी, 23 नवंबर को इसके वो रिजल्ट आएंगे। उपचुनाव की टाइमलाइन आपको बता ही दिया गया। और अब बात करेंगे 10 सीटों पर किसने पहले जीत की थी और किसकी वजह से कितने सीटें खाली हुई। भाजपा के खाते में कितने सीट थी जो जिस पे उपचुनाव हो रहे हैं, और सपा के पास कितनी सीट थी। तो बात करेंगे हम मैनपुरी करहल से विधायक थे अखिलेश यादव, जो अध्यक्ष हैं सपा के, वो यहाँ से सांसद बनते हैं, उनकी सीट ये खाली हो जाती है। अंबेडकर नगर कटेरी लालजी वर्मा जी की सीट है। लालजी वर्मा यहाँ से सन 2017 में, सन 2022 में विधायक थे। सन 2024 लोकसभा में इन्होंने चुनाव लड़ा और 1,40,000 वोटों से इनकी जीत हुई। बम्पर जीत हुई, मतलब 1.5 लाख के करीब में इनकी जीत हुई थी। तो इनकी सीट ये कटहरी वाली खाली हुई है। फिलहाल इस पे हम आगे वीडियो बताएंगे, पर छोटी बात में बता देते हैं कि इनकी वाइफ यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। उनका टिकट फाइनल हो चुका है। अखिलेश यादव ने बाकायदा इस पे नोटिस जारी किया है। आओ आगे चलते हैं। मुरादाबाद की कुंदरकी जियाउर रहमान बर्क, ये यहाँ से विधायक थे। अब ये सांसद बन चुके हैं संभल से, और इनकी सीट ये खाली हो चुकी है। और इस पे जियाउर रहमान बर्क अभी तक इस पे फाइनल नहीं हुआ। हो सकता है इस पे कांग्रेस लड़े, क्योंकि ये सीट कांग्रेस मांग रही थी। देखते हैं इस पे क्या होता है। गाजियाबाद की सीट, गाजियाबाद सदर, यहाँ से अतुल गर्ग विधायक थे, गाजियाबाद के सांसद बने, यानी अतुल गर्ग सांसद बने और ये विधायक थे, शायद बीजेपी से थे। मुजफ्फरपुर की मीरापुर, चंदन चौहान यहाँ के विधायक थे, बिजनौर के सांसद बने हैं। मीरापुर की सीट खाली हुई है। प्रयागराज की फूलपुर सीट, यहाँ से परवीन पटेल विधायक थे, अब ये फूलपुर के सांसद बने हैं। परवीन पटेल शायद उनके थे, ये क्या है इनका, निषाद पार्टी से थे। और मिर्जापुर की मझवा सीट, विनोद कुमार बिंद यहाँ से विधायक थे, अब वो भदोही से सांसद बन गए, उनकी सीट ये खाली हो चुकी है। अब कानपुर की बात करें, कानपुर की शीशामऊ इरफान सोलंकी थे, यहाँ से 2-3 बार ये विधायक लगातार हो चुके हैं, पर इनको 7 साल की सजा हुई है। किसी मैटर में, क्या है मैटर वो बीजेपी जाने और वो वकील साहब जाने, हमको जानकारी अगर ले लेंगे हम अगली वीडियो में बनाएंगे इसको, आप बताइएगा। इनको 7 साल की सजा हुई, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव होंगे।
नमस्कार, धन्यवाद। आप जानकारी के लिए बने रहिए और अब जैसे ही हमारे पास नई जानकारी आएगी, कांग्रेस किस सीटों पर और कितनी सीटों पर लड़ने जा रही, क्या माहौल बनेगा उनका, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारा सौरभ वर्मा ब्लॉग्स।